हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार ईएसआई परीक्षा 26/8/2012 को जो पेपर हुआ था, यानी ये 2012 का पेपर है। जो पेपर हुआ था उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि मैं छोटे छोटे वीडियो करके दो वीडियो को एक से लेकर के 50 तक के क्वेश्चनों को कवर करा दिया है और इसमें उससे आगे क्वेश्चन को हम बढ़ेंगे। सो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे ऑथेंटिक क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही है, और एक क्वेश्चन से संबंधित जो फैक्ट बनते हैं उसे भी मैं बता रहा हूं। सो चलिए आज की इस वीडियो में, कल 50 तक मैंने क्वेश्चन करा ही दिया था, आज 51 से शुरू होगा। वैसे 50 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप बता दीजिए। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की बात कर रहा है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी स्पीकर करता है। कौन करता है? स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 51 नंबर का, तो 51 नंबर क्वेश्चन में कहा गया भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतर, यानी सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल जो है सबसे लंबा रहा है। ठीक है। अब देखिए दोस्त, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम बात करेंगे तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे और ये ऐसे प्रेसिडेंट रहे थे जो जब संविधान बना था तो उस संविधान में ऐसे ही उनको चुन लिया था। तो 2 बार तो ऐसे ही बन गए, लेकिन जब तीसरी बार राष्ट्रपति बने तो वो चुनाव के माध्यम से जीते थे। देखिए दोस्त, 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लेकर के 24 मई 1962 ईस्वी तक, यानी कब से कब तक दोस्त? तो 26 जनवरी 1950 से लेकर के और कब तक दोस्त? तो 14 मई 1962 तक। कब तक? 1962 तक ये देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल किए। यह जो है अपने आप में बहुत ही लोकप्रिय रहे थे। इन्हें एक नाम से जाना जाता है दोस्त। क्या नाम है? तो इन्हें दोस्त जो है देश रत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश रत्न कहा जाता है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एक और बात है दोस्त, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो बिहार के निवासी थे। कहाँ के थे? बिहार के निवासी थे। बिहार के निवासी थे। ठीक है। और किस जिला से थे? तो सीवान जिला से थे। ठीक है। इतना फैक्ट आपको मिला। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के निवासी थे? तो बिहार से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 52 है कि संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पे पंचायतों की बात कर रहा है। तो पंचायतों को किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 को किया गया और 74वां संविधान संशोधन जो है 1993 को किया गया, यानी कि एक जो है 1992 ईस्वी को किया गया 73वां संविधान संशोधन। और ये जो है पंचायती राज से संबंधित है। इसमें हुआ क्या था दोस्त कि 73वां संविधान संशोधन 1952 ईस्वी में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति तक सुरक्षा प्रदान इसमें की गई थी। ठीक है। और इसका उद्देश्य के लिए संशोधन में नया भाग कितना जोड़ा गया? 9वां भाग जोड़ा गया। ठीक है। कौन सा भाग जोड़ा गया? 9वां भाग। इसमें देखिए पंचायतों के बारे में बताया गया है और पंचायतों में कुल मिलाकर के 29 विषय को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्त, कितने विषय को? 29 विषय को शामिल किया गया है। और इसके बाद में जब 74वां संविधान संशोधन किया गया तो 74वां संविधान संशोधन में जो है 18 विषय को शामिल किया गया। कितने विषय को? 18 विषय को शामिल किया गया था। और इसमें जो है दोस्त 29 विषय है। 73वां संविधान संशोधन में 29 विषय है और 74वां संविधान संशोधन में 18 विषय है। इतना आप ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। ये पंचायती राज से संबंधित है। बिहार में महिलाओं को चुनाव में कितना % का आरक्षण है? तो 50% आप बताइएगा। 50% आरक्षण है। कब लागू हुआ? तो ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे।
चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, नमक के सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। तो देखिए दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के गुजरात राज्य में नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है क्योंकि इसके पास में विस्तृत शुष्क तट होते हैं। ठीक है, ये जो है कच्छ के रण की तरफ जो है नमक का ढेर रख, जैसे कि हमारे तरफ बालू लगता है ना, उसी तरह वो नमक होता है, नमक की खेती होती है। ठीक है, आशा है कि ये आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। तो भारत जो है अभ्रक का सबसे बड़ा निर्यातक और अभ्रक, तो अभ्रक का जो है सबसे बड़ा निर्यातक है और इसका उत्पादक भी है। ठीक है, अभ्रक को किस नाम से जाना जाता है? तो माइका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्त? तो माइका के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, बहुउपयोगी के रूप में भी जाना जाता है। भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक राज्य के रूप में सॉरी देश के रूप में आता है। और देखिए भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? तो बिहार हो जाएगा, फिर राजस्थान हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो सबसे प्रथम स्थान अभ्रक के उत्पादन में कौन है? तो बिहार का हो जाएगा पहला स्थान, बिहार पहला स्थान हो जाएगा। और बिहार के बाद में राजस्थान का हो जाएगा, और राजस्थान के बाद में कौन सा राज्य हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 55 नंबर में कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? तो देखिए दोस्त ये जो है डाटा 2012 का अगर पूछ रहे हैं तो इस हिसाब से चलेंगे तो 25% हो जाएगा, और अभी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसी के इर्द गिर्द में भी है। 2025 में भी चलेंगे तो इसी के इर्द गिर्द में है, लगभग मतलब इससे घट गया है, 18 से 20% के आसपास आ चुका है। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है इसे ध्यान देंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 56 है, ध्यान से देखिएगा। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग कितना है? तो 2012 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लगभग 7000 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 57 नंबर में पूछा है मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी तो आप जानते हैं दोस्त, इसकी राजधानी इम्फाल हो जाएगा, जो ऑप्शन 2 में दिया गया है। ठीक है, तो मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्त? तो मणिपुर की राजधानी हो जाएगा इम्फाल। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब देखिए कहने का मतलब ये है दोस्त, इम्फाल जो है ये एक पर्वतीय राज्य है, राजधानी है। ठीक है, और मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? तो नवाबों का शहर जो है लखनऊ को कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, एज इट इज आपको याद रखने की जरूरत है। लखनऊ भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, इस शहर में लखनऊ जिला और लखनऊ मंडल का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। लखनऊ शहर अपनी खास जो है तहजीब के लिए जाना जाता है। अब इसमें क्या है, तो इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है, आज से नहीं बहुत दिन पहले से। और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे बसा है। ठीक है, किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे, और इसे नवाबों का शहर भी कहता है। ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, याद रखेंगे, एज इट इज आपको याद रखने की जरूरत है। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ स्तूप जो है वाराणसी में स्थित है। ठीक है, सारनाथ जो स्तूप है वह वाराणसी से 90 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। यह किस लिए जाना जाता है? तो बौद्ध तीर्थकर के रूप में इसे जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए ज्ञान, यहाँ पे गौतम बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश यही दिया था। जब उनको ज्ञान मिला था तो सारनाथ में ही उपदेश पहले दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया दोस्त? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? परिवर्तन। अब ध्यान रखेंगे, एज इट इज याद रखने की आपकी जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्त, एक क्वेश्चन बताइएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? जितना याद है आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो जनजातीय जो समूह है मुंडा झारखंड में रहता है। तो झारखंड के निवासी है झारखंड के। तो झारखंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो रांची हो जाएगा। और रांची जो है भारत में सबसे बड़ा जो है पागल खाना बनाया गया है रांची में ही। ठीक है। मुख्य रूप से अगर बताया तो छोटा नागपुर के पहाड़ पर ये सभी जनजातियां क्या करती है? निवास करती है। अब ये बात है कि झारखंड किससे अलग हुआ है? तो बिहार से अलग हुआ है। कब हुआ है? तो 2000 ईस्वी में अलग हुआ है। इसे आपको याद रखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, होची मिन शहर को पहले क्या कहा जाता था? तो होची मिन जो शहर है उसे पहले जो है सईगोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सईगोन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? सॉरी पीछे है यहाँ पे। तो पीछे की बात करें तो 5.5 घंटा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे पीछे की बात कर रहा है तो ये ध्यान दीजिएगा। तो पीछे में क्या हो जाएगा? तो भी सेम ही हो जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे पीछे नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, बाय द मिस्टेक आगे होगा। वही हम भी कह रहे हैं क्यों ऐसा दिया है। तो यहाँ पे आप आगे कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए तो जो भारत का ग्रीनविच है मानक समय रेखा से 5.5 घंटा आगे होता है। ठीक है। और ये जो है 82.5 डिग्री क्या है? भारत का समय का मानक रेखा कहता है, जो 5 घंटा 30 मिनट होता है। अब इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं दोस्त। बात क्या है, ये 82.5 एक डिग्री को पार करने में, एक डिग्री को ये जो हमारा अर्थ है, तो ये जो चक्कर लगाता है ऐसे चक्कर लगाता है। ठीक है, ऐसे इस दिशा की तरफ। ठीक है, घड़ी की दिशा की तरफ। अब देखिए तो 1 डिग्री जो चक्कर लगाता है, तो 1 डिग्री चक्कर लगाने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का समय लगता है दोस्त? तो 4 मिनट का। अब बताइए 82.5 डिग्री की बात है तो कितना मिनट का समय लगेगा? तो इसमें हम 4 से गुना कर लेंगे। तो जब 4 से गुना करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा मेरे भाई? 4×5 = 20 और 4×2 = 8, 2 10 और 4×8 = 32 और एक देखिए 4×5 की 0, 4×2 = 8 और 2 10 और 4×8 = 32, 1 33। अब ये 330 मिनट मिला, यहाँ पे दशमलव हुआ। तो 330 मिनट का मतलब हो गया 5×6 = 30, यानी कि 300 मिनट में आपका 5 घंटा होता है। 60 से भाग देना पड़ेगा ना इसमें, तो 1 0 से 0 तो 6, यानी 5 घंटा हुआ, फिर भी 30 मिनट बचा, तो वही होता है 5.5 घंटा। आशा है कि ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में है, फिनलैंड की संसद कहलाती है, यानी फिनलैंड की संसद को क्या कहते हैं? तो इसे जो है संसद ही कहा जाता है। भारत के संसद का नाम क्या है? संसद ही है, यानी कि भारत के पार्लियामेंट, इंग्लिश में संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है। इतना बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्त, फिनलैंड उत्तरी यूरोप के, ये उत्तरी यूरोप जो है यानी यूरोप महादेश का एक देश है। ठीक है। और इस देश की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो हेलसिंकी है, सिंकी बोला जाता है, हेलसिंकी। ठीक है, एडिटिव याद रखिएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूके के राष्ट्रीय पुष्प क्या है? यूनाइटेड किंगडम जिसे हम बोलते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय पुष्प जो है वो जाएगा गुलाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? तो गुलाब हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गुलाब हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम ये ब्रिटेन में विकसित हुआ है। कहाँ विकसित हुआ है? ब्रिटेन में, जो यूरोप महादेश का एक देश है, पश्चिमोत्तर तट पर ये बसा हुआ है। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, जो कि आपका क्वेश्चन में कह रहा है, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या हो जाएगा? सोने का शेर। सोने का जो शेर है, ऑप्शन 3 में हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए दोस्त, दक्षिण एशियाई देश हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय ये देश है श्रीलंका, जिसका राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सोने का शेर।
अब कल के वीडियो में मैंने बताया था श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। पहले इसका राजधानी क्या था, तो कोलंबो। इसी का नाम बदल करके श्री जयवर्धनेपुरे कोटे रख दिया गया है। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन में चल रहा है। और आपका 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी, यहां से देखिए दोस्त, अब हम साइंस में प्रवेश कर चुके हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है, तो हरितगृह गैस कौन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हरितगृह गैस न कर रहा है दोस्त, तो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी CO2। CO2 एक हरितगृह गैस है। ठीक है, याद रखने की जरूरत है इसे। अब देखिए दोस्त, ये हरितगृह गैस होता क्या है। हरितगृह गैस जलवायु जो परिवर्तन होते हैं ना, उसी को ये भूमंडलीय ताप को बढ़ा देता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान इसी का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, और इसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड का है, और मीथेन, जल वाष्प एवं ओजोन गैस की भी ये मतलब पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ाने में योगदान है। यानी सबसे ज्यादा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर जल वाष्प और ओजोन गैस। ठीक है, इसमें CFC गैस भी जिम्मेवार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है। तो यहाँ पे संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है, तो नंदा देवी हो जाएगा। देखिए दोस्त, नंदा देवी पर्वतीय भारत की दूसरी एक विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिमी में ऋषि गंगा घाटियों के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है, गौरी गंगा और ऋषि गंगा घाटी के बीच में ये बसा हुआ है नंदा देवी। यह एक पर्वत है। ठीक है, और बाकी के बाकी जो है, जैसे काजीरंगा है, ये वन जीव संरक्षण है, और यहाँ पे नागरहोल है बांदीपुर जो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, ये देखिए, ये सभी के सभी क्या है, जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, जबकि ये नंदा देवी एक पहाड़ का नाम है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, कह रहा है लघु गणक इसके द्वारा विकसित किया गया, यानी किसके द्वारा लघु गणक को विकसित किया गया है, तो लघु गणक को जो है विकसित किया गया है किसके द्वारा, तो नेपियर के, जॉन नेपियर के द्वारा विकसित किया गया है। इसके द्वारा जॉन नेपियर के द्वारा विकसित किया गया है। अब देखिए, जो ये जॉन नेपियर थे ना, वो स्कॉटलैंड के निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है, अब ये देखिए, इन्होंने क्या किया था, लघु गणक की खोज किया था। ठीक है, इतना याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है, तो FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई हमारा क्या हो जाएगा, फेम। फेम की एक इकाई है जिसे हम कहते हैं पाउंड। क्या कहते हैं दोस्त, पाउंड कहते हैं। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा ऑप्शन। तो ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए, फेम पर सेकेंड पद्धति में द्रव्यमान की इकाई को पाउंड के नाम से जाना जाता है, इतना ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन न्यूटन की गति के कितने नियम है, तो न्यूटन की गति का 3 नियम है। ठीक है, तीनों नियम आपको याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों नियम। और किस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है, पहला नियम को क्या कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। 71 नंबर देखिए, एक अर्ध शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन 1 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 72 नंबर है, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है, तो देखिए दोस्त, सबसे बाहर की ओर जो रंग होता है वो इंद्रधनुष में ये क्या होता है, लाल होता है। सबसे ऊपर लाल होता है, यानी लाल जो होता है सबसे ऊपर होता है, और बैगनी जो होता है सबसे नीचे होता है। बैगनी, ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसी को मैं बता रहा हूँ। और बीच में क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है
73 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है। तो ऊपरी और निचली बिंदु के बीच में जो होता है 210 केल्विन 210 फ़ारेनहाइट का अंतराल होता है। अब देखिए इसे कैसे करते हैं। फ़ारेनहाइट जो होता है थर्मोडायनेमिक तापमान पैमाना है, यानी कहने का मतलब है यह पानी का हिमांक बिंदु यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और उबलनांक बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह उबलते हुए पानी और हिमांक बिंदु को स्पष्ट रूप से 180 डिग्री से अलग करता है। कितने डिग्री से अलग करता है दोस्त? 180 डिग्री से अलग करता है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ़ारेनहाइट तापमापी जो होती है ऊपरी तथा निचली बिंदु का अंतराल जो होता है 210 होता है। कितना क्या होता है दोस्त? अंतराल इसके बीच में, तो 210 का फ़ारेनहाइट 210 फ़ारेनहाइट का अंतराल देखने को मिलता है। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, हो गया 74 की तरफ चलते। परासर्व ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? तो जो परासर्व ध्वनि की आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है दोस्त? तो 20,000 हर्ट्ज होती है। अब देखिए दोस्त, श्रव्य एक होता है और एक अश्रव्य होता है, एक पराश्रव्य होता है। ठीक है, तो हम लोग बीच वाला सुनते हैं। जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है ना, तो उसे हम लोग सुनते हैं 20 से 20,000 20,000 जो हर्ट्ज होता है तो उसको हम लोग सुनते हैं। लेकिन जो इसके ऊपर होता है तो वो हम लोग नहीं सुनते हैं, और उसके नीचे जो होते हैं, जो पृथ्वी पर रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु जैसे कीड़े मकोड़े, ये पशु पक्षी सुनते हैं। 20,000 से कम उसे श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। और पराश्रव जो 20,000 से ऊपर होता है, 20,000 हर्ट्ज HZ से ऊपर होता है, उसे पराश्रव कहते हैं। और श्रव्य हो गया। अब चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, ध्यान से देखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर में क्या कहा गया है, रेडियो सक्रियता पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। तो किससे बने होते हैं दोस्त? तो शीशा से बने होते हैं, जिसे हम लेड के रूप में जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है दोस्त 76 नंबर, सिरके में होते हैं। तो सिरके में क्या होते हैं मेरे भाई? तो सिरका में जो होता है एसेटिक अम्ल होता है, एसेटिक एसिड भी बोला जाता है इसे। तो क्या होता है? एसेटिक अम्ल होता है। सिरका ये कहाँ पाया जाता है? तो सिरका जो भोजन का भाग है, जो पश्चात यूरोप के एशियाई देशों के भोजन के रूप में इसे प्रयुक्त किया जाता है। इसका मूल नाम क्या है? एसेटिक अम्ल। ये कहाँ पे इसका भोजन के रूप में इस्तेमाल होता है? एशियाई देशों में भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 नंबर। क्वेश्चन में कहा गया है दोस्त, निम्नलिखित में कौन जल में घुलने पर विद्युत का चलन नहीं करता है? तो जल में घुलने पर विद्युत का चलन जो है चीनी नहीं करता है। ठीक है, चीनी में जो होता है विद्युत, अगर जल में अगर चीनी को घोल दिया जाए तो उसमें विद्युत जो है प्रवाहित नहीं होगा। इसे ध्यान रखेगा मिठास के कारण। 78 नंबर में हैबर प्रक्रम प्रौद्योगिकी हैबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पाद हेतु प्रयुक्त होता है। तो हैबर विधि किसके उत्पाद में ये काम आता है? तो अमोनिया के उत्पाद में जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है, हैबर विधि का उपयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्त, हैबर विधि होता है क्या? हैबर एक प्रक्रम है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का एक कृत्रिम उपकरण के रूप में जाना जाता है। क्या करता है दोस्त? तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। इसके साथ ही वर्तमान समय में अमोनिया के औद्योगिक उत्पाद का भी ये एक विधि है, यानी अमोनिया के उत्पादन में भी ये काम करता है, उत्पादन करता है। इस प्रक्रम का नाम जर्मनी के रसायन शास्त्री फ्रीडरिच हार्बर तथा कॉल बॉस के नाम पर इसका नाम पड़ा है, हैबर विधि का नाम। ठीक है, चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सा अम्ल, ध्यान दीजिएगा, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो जो कांच को घोलने वाला अम्ल होता है वो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है दोस्त? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है।
हाइड्रोफ्लोरिक जो अम्ल होता है वो एक विषैला अम्ल होता है। क्या होता है दोस्त? वो जो होता है विषैला अम्ल होता है। अब इसका बात क्या है कि ये इसका जो विशुद्ध यौगिक विद्युत का कुचालक भी बनाता है, और यह जो होता है दोस्त, ये आपके ध्यान रखने की बात है, कांच की प्रक्रिया कर सकता है यह, और यह जो है कांच को अपने अंदर घोल सकता है, मतलब पिघला सकता है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व जो है हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन जितना मतलब गर्मी और किसी में नहीं होती है। तो हाइड्रोजन क्या होता है? एक रासायनिक तत्व है जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पृथ्वी पर हाइड्रोजन की मात्रा एकदम नगण्य है, नहीं के बराबर है। ठीक है, यह सबसे प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में पाया जाता है। तारों तथा सूर्य का द्रव्यमान जो है ये इसी हाइड्रोजन से ही बना हुआ है। ठीक है, किससे बना है? तारों तथा सूर्य का द्रव्यमान ये हाइड्रोजन से ही बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्त आज कोशिश है कि आज पूरे क्वेश्चन को कवर करा दें। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है। यहाँ पे कम घनत्व की बात कर रहा है। तो 81 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा जल। जल के रूप में वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी इसे बर्फ में बदल दीजिएगा तो ठोस हो जाएगा, और इसे द्रव में बदल दीजिएगा तो पानी के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, जल एक आम रासायनिक पदार्थ है। ये रासायनिक पदार्थ है जो ठोस अवस्था में बर्फ में रहता है, और अगर इसे गैसीय अवस्था में बदलिएगा तो ये भाप बनकर उड़ जाएगा, और इसे पिघलाइएगा तो द्रव अवस्था में पाया जाएगा। यानी कौन सा एक पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रहता है? तो अपना जल हो जाएगा। ठीक है, जल ही जीवन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, पाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पाइकोलॉजी में जो दोस्त है शैवाल का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है तो शैवाल का, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए पाइकोलॉजी जो शैवाल होता है वो सरल सजीव है, एक प्रकार का सरल सजीव है। ध्यान रखेंगे ये क्या है? सरल और सजीव के रूप में आता है। इसमें देखिएगा दोस्त, अधिकांश शैवाल पौधे के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन को स्वयं ही क्या करते हैं? संश्लेषित करते हैं। तो यानी कि ये क्या हो जाएंगे? स्वपोषी हो जाएंगे। ठीक है, शैवाल क्या हो जाएंगे? स्वपोषी हो जाएंगे। इसे आप कह सकते हैं स्वपोषी। क्या कहेंगे दोस्त? स्वपोषी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्त यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इस किन में हाइड्रोकार्बन नहीं होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि इस निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं हो जाएगा? तो विषाणु। विषाणु में जो होता है कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। अब देखिए दोस्त ये क्या होता है? इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। और वायरस जो होता है जीवन के एक कड़ी के रूप में जाना जाता है। अब देखिए दोस्त सजीव और निर्जीव के कड़ी के रूप में जाना जाता है वायरस को, विषाणु को। और बाहर आता है विषाणु तो मृत रहता है। क्या रहता है? बाहर मृत रहता है। शरीर से बाहर, किसी भी जीव के शरीर से बाहर आता है तो ये मृत रहता है। लेकिन जैसे सजीव जीव में प्रवेश करता है तो ये वायरस अपना रूप दिखाने लगता है कि लो अब हम आ गए। ठीक है, चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपके 84 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है। तो भूमिचरों में सबसे तीव्रतम स्तनधारी के रूप में अगर देखा जाए तो चीता हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम तो इसमें क्या हो जाएगा? चीता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 85 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो मादा लिंग हार्मोन की अगर बात करें तो ये प्रोजेस्टेरोन जो है मादा लिंग हार्मोन है, ये महिलाओं में पाया जाता है। इसे ध्यान रखने की जरूरत है। और ये हार्मोन जो होता है गर्भावस्था को, यानी कि जो गर्भावस्था होता है उसे बनाने में ये भूमिका निभाता है। ठीक है, और हार्मोन हमारे शरीर में उत्तेजित करता है। ये क्या करता है?
ये प्रोटोस्टेरोन जो हार्मोन होता है मदरलिंग हार्मोन के रूप में जाना जाता है और हार्मोन शरीर को उत्तेजित करता है। यही विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने में भी ये महिलाओं के शरीर में ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी में भी का अर्थ क्या होता है? तो जो डीवीडी आप देखते हैं ना, तो उसमें भी जो होता है वो एक प्रकार का वर्सेटाइल होता है। क्या होता है? वर्सेटाइल, यानी ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। अब देखिए दोस्त, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये देखिए, ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट, मीडिया कह रहे हैं, मीडिया फॉर्मेट। ठीक है, ये लिख ही देते हैं। क्या होता है दोस्त तो ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट के रूप में इसे जाना जाता है। एज इट इज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान रखेंगे। रैम में ए किसके लिए आता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो इसका ए का मतलब होता है रैम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 एक्सेस, रैंडम एक्सेस मेमोरी में ए हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है दोस्त, अब देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वो संग्रहित डाटा को किसी भी क्रम में अभिगमित होने की अनुमति प्रदान करता है, इसका यही काम भी है। चलिए दोस्त 88 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? फेसबुक के संस्थापक कौन थे? तो फेसबुक के संस्थापक जो है मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग चले जाएंगे हम। ठीक है, देखिए दोस्त होता क्या है कि यह एक प्रकार का नेटवर्किंग सिस्टम है और ये नेटवर्किंग साइट फेसबुक के स्थापना के लिए ये जो व्यक्ति है जाने जाते हैं। 89 नंबर में बायोडीजल किससे बनता है? तो बायोडीजल जो होता है वह घास से बनता है। किससे बनता है दोस्त? घास से बनता है। यह एक जैविक स्रोत के रूप में भी इसे जाना जाता है। अब देखिए दोस्त, यह परंपरागत डीजल इंजनों को बिना परिवर्तित किए ही चलाया जा सकता है। बायोडीजल जेट्रोफा घास से बनता है। ये घास का नाम क्या है दोस्त? एक याद रखेंगे, जेट्रोफा, जेट्रो साफ लिखते हैं, क्या है दोस्त? जेट्रोफा। इसी घास से बायोडीजल बनाया जाता है। ठीक है, याद रखने की जरूरत है। 90 नंबर क्वेश्चन में हम देख लेते हैं रबी की फसल की कटाई किस महीने की जाती है? तो रबी की फसल की कटाई जो है वो मार्च अप्रैल में की जाती है। ठीक है, अब चलिए दोस्त नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं और 10 क्वेश्चन और बचा है, उसे भी हम कवर कर ही लेते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, आपका 91 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो पाचन तंत्र में जो होता है उत्पादित अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl, जो पेट में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है यह एक अकार्बनिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। वस्तुतः हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, और ये पाचन तंत्र का काम करता है हमारे पेट में। तो ये भी पूछा जाता है कि मानव शरीर के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ये जो है मानव के आंखों के लिए ज्यादा जरूरी होता है, जो हरे साग सब्जियों से मिलता है और सबसे ज्यादा जो है गाजर से मिलता है। ठीक है, अब देखिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है 93 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा खुला TLD नहीं है? तो खुला TLD कौन नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा डॉट कोप्पो। इसमें डॉट कोप्पो जो है ये TLD नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है 94 नंबर NIC कार्ड है। NIC क्या है? तो ये जो है
पीसीएस को जोड़ता है। क्या जोड़ता है? पीसीएस को जोड़ता है। अब अगला क्वेश्चन है 95 नंबर में क्या कहा गया है? संगणक की गति, देखिएगा, संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? तो संगणक की गति जो है वो गीगाहर्ट्ज में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, होता क्या है कि संगणक एक प्रकार की अभियांत्रिकी है, यानी कि कंप्यूटर अभियांत्रिकी के रूप में जाना जाता है। ये उसी का शाखा है जिसमें होता क्या है, संगणक के सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा परिचालन तंत्र की डिजाइन, रचना का निर्माण, परीक्षण, रख रखाव आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, जिसका क्या होता है, संगणक की गति गीगाहर्ट्ज में व्यक्त की जाती है। यानी इसका जो है, इसकी गति को, किस चीज को दोस्त? तो गति को गीगाहर्ट्ज में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है थायराइड निम्नलिखित अंग तंत्र का भाग होता है। तो थायराइड किसका भाग है दोस्त? तो ये जो है एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, जो गला में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शल्क टीका किसके लिए होता है? तो जो शल्क टीका होता है, जॉन साल्क के द्वारा इसे विकसित किया गया था, और ये जो है दोस्त एक प्रकार का पोलियो से संबंधित है, पोलियो से संबंधित है ये शल्क टीका। और इसे किसने विकसित किया था दोस्त? तो जॉन साल्क ने इसे विकसित किया था। इसे याद करने की जरूरत है, एक प्रकार का पोलियो वैक्सीन है। 98 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिजैविक है, तो ये प्रतिजैविक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कैरोटीनोइड, कैरोटीनोइड जो होता है एक प्रकार का प्रतिजैविकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति घी होता है, तो वनस्पति घी जो होता है एकल संस्तृप्त हाइड्रोकार्बन वसा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग हम चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वनस्पति घी, देखिए जैतून, मूंगफली से भी प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, और वह आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। दोस्त, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल से आप जरूर जुड़े और अपना रिवीजन को बरकरार रखें दोस्त। ठीक है, जल्द ही वैकेंसी आने वाली है, इसमें अच्छी तैयारी के लिए इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और दोस्त, हम एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अब तक अगर एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।